तो हम बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के रिवीजन की, और लगभग हम इसको 1 घंटे में रिवीजन कर लेंगे इसका अच्छे से। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में हम इनकम टैक्सेबल करते हैं, जो हम घर किराए पर देते हैं उसको जो भी इनकम होती है वो यहाँ टैक्सेबल हो जाती है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमने घर किराए पर नहीं दिया है तो भी टैक्सेबल हो जाता है, और जो एक्चुअल रेंटल वैल्यू है वो टैक्सेबल ना होकर कोई और वैल्यू टैक्सेबल होती है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ सीख लेते हैं। तो 5 हेड है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर का हेड है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 22 बताता है कि यहाँ पर कब आप टैक्सेबल करने वाले हैं। तो कंडीशन क्या है, आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके पास लैंड होनी चाहिए जिसके ऊपर बिल्डिंग बनी हो, और आप ओनर होने चाहिए। डीम्ड ओनर भी बाद में आ जाएगा। अगर खाली जमीन है तो वो आपका टैक्सेबल कहां पर होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, है ना। अगर आपके पास केवल और केवल खाली जमीन है और आपने उसे किराए पर दे दिया, मींस रेंटल इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। और अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अपनी ही बिल्डिंग को यूज करते हैं तो वो टैक्सेबल यहाँ नहीं होता है, क्योंकि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम कंप्यूट करके पीजीबीपी के चैप्टर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर कैलकुलेशन में ही नहीं आता है। There are some essential conditions for taxing income under this head. Number one is property consisting of building or land appertaining thereto. ये भी हमारी बात हो चुकी है। Assessee should be the owner or deemed owner. What is the meaning of deemed owner? Section 27 बताता है कि हम कब मान लेंगे कि assessee deemed owner है, और deemed owner means owner है, और ओनर होने का मतलब यहाँ पर टैक्सेबल होगा। क्योंकि अगर आप ओनर नहीं है तो यहां पर इस चैप्टर में आपकी इनकम टैक्सेबल होने वाली नहीं है। तो डीम्ड ओनर और ओनर आप होने चाहिए। तो रीजन क्या है कि आपने एक घर किराए पर लिया और उसे आगे किराए पर दे दिया, और आप ओनर तो उसके है नहीं क्योंकि आपने किराए पर लिया। तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल ना होकर अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाती है, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस। तो दैट्स व्हाई यू शुड नो हु इज द ओनर और डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज रेंटल इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ assessee who is the owner or deemed owner. एज पर सेक्शन 27 कुछ लोग ऐसे हैं जो ओनर या डीम्ड ओनर माने जाएंगे। सेक्शन 21 और आगे फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, क्लोज ट्रांसफर टू स्पाउस। ये सेम वही प्रोविजन है जो हमने क्लबिंग में पढ़े थे। तो इसलिए जब हम क्लबिंग में पढ़ते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम में हम पढ़ते हैं, तो सेक्शन 64 वगैरह में हम पढ़ते हैं, तो हम वहां पर ये बोल देते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए ये सब आपके क्लबिंग वाले प्रोविजन टैक्सेबल नहीं हो, एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है कि वहां पर ऑलरेडी क्लब हो जाता है। क्लब क्या हो जाता है, डीम्ड ओनर होने की वजह से ऑलरेडी एक्चुअल एसएससी के लिए ही टैक्सेबल होता है। तो क्लबिंग का तो मतलब तब है ना जब आपकी इनकम आप टैक्सेबल नहीं कर रहे हैं, कोई और में इनकम में टैक्सेबल हो रही है, फिर आपकी इनकम में वापस आ रही है, उसे हम क्लबिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्लबिंग का प्रोविजन एक तरीके से इसी चैप्टर के अंदर ही बोल दिया। पहले ही इन्होंने बता दिया कि हम डीम्ड ओनर है, डीम्ड ओनर के लिए टैक्सेबल होगी, तो इसका मतलब पहले ही वो सारे प्रोविजन क्लबिंग वाले यहाँ डाल दिए। तो क्लबिंग की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो इनकम यही टैक्सेबल हो जाएगी ओनर या डीम्ड ओनर के लिए। ट्रांसफर टू स्पाउस, अगर कोई इंसान अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को अपना हाउस प्रॉपर्टी दे देती है, और उस दे देते हैं और उस वजह से ओनर तो कोई और बन गया टैक्स बचाने के लिए। कैसे कि मिस्टर ए हैं, उनकी इनकम 7 लाख है, और मिसिस ए है, उनकी इनकम 5 लाख है। अब मिसिस ए की वैसे ये इनकम 7 और 5 नहीं थी, ये जो इनकम थी ये इनकी 5 लाख इनकी इनकम थी और 12 लाख इनकम आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि हम कैसे बचाएं, 5 लाख की ये रेंटल इनकम है, तो इसको हम कैसे बचाएं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो इन्होंने सोचा कि मैं ये घर अपनी वाइफ के नाम कर देता हूँ, तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो ओनर के लिए टैक्सेबल होती है, तो ये मिसिस ए के लिए टैक्सेबल होगी।
है ना। तो इन्होंने ये सोच के ये घर मिसिस ए के नाम पे कर दिया। लेकिन सेक्शन 27 में क्या लिखा है कि अगर कोई स्पाउस से ट्रांसफर करता है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, या तो फ्री में या बहुत सस्ते में, तो हम मिस्टर ए को ही डीम्ड ओनर मानेंगे। अब जब मिस्टर ए ही डीम्ड ओनर है तो उन्हीं के लिए इनकम टैक्सेबल होगी, तो ये बच नहीं पाएंगे अपना घर अपनी वाइफ के नाम पर कर। यही सारे प्रोविजंस हमारे आते हैं क्लबिंग में कि कोई हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और ऐसी एसेट है जो मिस्टर ए मिसिस ए के नाम पर कर दे। मान लिया मिस्टर ए के पास डिवेंचर्स है, वहां से इंटरेस्ट आता है, तो मिस्टर ए ने डिवेंचर्स अपनी वाइफ के नाम कर दिए विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वहां पर क्लबिंग के प्रोविजन में लिखा होता है कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर ए हु हैज ट्रांसफर द एसेट। तो वही सेम प्रोविजन यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे ही प्रोविजन है माइनर चाइल्ड का, क्योंकि माइनर चाइल्ड की बहुत सारी इनकम अलग से होती नहीं है, तो उसके नाम पर कर दिया। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब क्या है कि लीगली कोई प्रॉपर्टी डिविजिबल नहीं है, या हमें पता नहीं है कि उसमें कितना कितना किसका शेयर है, दो तीन ओनर है। अब जो उसको उसके कब्जे पे है या जिसके कंट्रोल में वो असेट है, उसे ही हम ओनर मान लेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, कैसे काम करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जैसे आप किसी घर के ओनर है तो रजिस्ट्री आपके नाम पर होती है। लेकिन कई बार कुछ सिस्टम पहले ऐसे चलते थे कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अब नहीं चलते ज्यादा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू लॉस होता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं मिल पाते। क्या होता था, सोसाइटी के नाम पर सारे घर है, ये सारे घर सोसाइटी के नाम पर है, तो ओनर लीगल ओनर तो सोसाइटी हो गई। अब मैं इस घर में रहना चाहता हूं, तो सोसाइटी मेरे से कहती थी कि आप हमारे यहाँ मेंबर बन जाओ और मेंबरशिप फीस दे दो। अब मेंबरशिप फीस है ना, उस घर की वैल्यू होती थी। तो जैसे 50 लाख का घर है तो मेंबरशिप फीस 50 लाख है। अब मैंने 50 लाख मेंबरशिप फीस सोसाइटी को दी, और सोसाइटी ने ये कहा कि हम इस घर में उन्हीं को रहने देंगे जो हमारी सोसाइटी के मेंबर। तो 50 लाख लेके सोसाइटी ने कहा आप रहो इस घर में। तो एक्चुअल में ओनर तो मैं ही हूँ, लेकिन इसका लीगल ओनर कौन है, सोसाइटी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के नाम पर। तो ये अब यहाँ पर तो सोसाइटी है लीगल ओनर, तो रेंटल इनकम सोसाइटी के लिए टैक्सेबल होनी चाहिए। लेकिन सेक्शन 27 ने कहा नहीं, लीगल ओनर जो भी हो, हम डीम्ड ओनर उसे मानेंगे जिसने, जो मेंबर है, जिसने पैसा दिया और जो रहता है या किराए पर दे। किराया किसकी जेब में जा रहा है, जिसने खरीदा उसी की जेब में जाएगा ना। तो मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब क्या होता है कि आपने घर बेचा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को घर बेचा, ये हाउस प्रॉपर्टी इनको बेच दी 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ रुपए मिल गए, हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर बी को बेच दी। मिस्टर बी को घर की चाबी दे दी, मिस्टर बी रहने लग गए और मिस्टर ए को पैसे मिल गए। सारे काम हो चुके, सारे काम हो गए, बस अभी लीगली ये प्रॉपर्टी मिस्टर बी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन चार्जेस अभी दिए नहीं, रजिस्ट्री हुई नहीं, जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्री होना। तो उसमें भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। 1 करोड़ है तो पता चला 10, 15, 20 लाख रुपए रजिस्ट्री में लग जाएंगे, स्टैम्प ड्यूटी में लग जाएंगे। तो उसके लिए कई बार इंसान क्या करता है, घर दे दिए, पैसा दे दिया, रहने लग गए, उससे कहते हैं चलो 2, 4, 6 महीने साल भर रुक जाते हैं, फिर हम अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लेंगे। तो ऐसा हो जाता है। अब देखा जाए तो इस दौरान अब मिस्टर बी उस घर का ओनर बन गया है, मिस्टर बी ने इस घर को किराए पे दे दिया। अब मिस्टर बी को रेंटल इनकम मिल गई। अब ये रेंटल इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी, तो ये बात है। तो ये कायदे से तो मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन इसका लीगल ओनर तो मिस्टर ए है। तो ये सेक्शन 27 कहता है नहीं, हम डीम्ड ओनर मिस्टर बी को ही मानेंगे और मिस्टर बी के लिए ही टैक्सेबल करेंगे। तो वो सीधी सी सिंपल सी फंडा है कि कायदे से जिसकी जेब में पैसा जा रहा है वही हमारा ओनर होना चाहिए, और ओनर है भी वो। आपके पास कोई लीज पर असेट है जो 12 साल से कम पीरियड की नहीं है, 12 साल से ज्यादा पीरियड का लीज है,
तो लीज होता है किराए पर लेना, पट्टे पर लेना। अब कई बार क्या होता है, जैसे हमारा घर है, ये भी बिल्डिंग भी लीज पर है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट लीज पर देती है 99 ईयर्स की लीज, इस तरीके से दे देती है। तो अब देखा जाए तो फिर तो गवर्नमेंट से हमने लीज पर लिया है, तो ओनर तो हम है ही नहीं, तो हम कहेंगे हम तो ओनर नहीं है, तो हम तो टैक्सेबल देंगे, टैक्स देंगे नहीं। लेकिन क्योंकि 12 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड बचा हुआ है, तो हम ओनर उसे ही मानेंगे जो इसको लीज पर जिसने ले रखा है, लेजी बोलते हैं उसको, तो लेजी को ही डीम्ड ओनर मानेंगे। ठीक है, लेकिन लेस नॉट लेस देन 12 ईयर इसलिए लिखा है कि सच में आपने किसी से 2 साल के लिए या 5 साल के लिए लीज पर ले लिया, तो फिर तो आप ओनर नहीं है ना, आप तो किराएदार है, तो वो वाला केस इसमें कवर नहीं होगा, 12 साल से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। तो कब आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी? आपका कोई फार्म हाउस है, और फार्म हाउस ऐसा है जो एग्रीकल्चरिस्ट का, किसान का है, वो उसको प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करता है, उसको स्टोरेज के लिए यूज करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का स्टोरेज वहां रखता है। तो उन सब चीजों के लिए आपने एक फार्म हाउस ले रखा है, तो हम उसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगाने वाले हैं, उसको किराए पर दे दिया तो नहीं लगाएंगे ना। तो यहाँ फार्म हाउस का मतलब पर्पस क्या है, एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज होता हो, है ना। ऐसा ना हो कि आप उसमें शादियां करवा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, और तो फिर तो वो टैक्सेबल हो ना। प्रॉपर्टी हम बात ही कर चुके हैं, प्रॉपर्टी आप अपने ही बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं तो वो टैक्सेबल बिल्कुल भी नहीं होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस आपके टैक्सेबल नहीं होते हैं। कुछ साल पहले जब हम पढ़ते थे तब तो एक घर ही होता था, तो दो घर फ्री है कि दो घर आपके टैक्सेबल नहीं होंगे। तीसरा घर डीम टू बी लेट आउट मान लिया हो जाएगा। डीम टू बी लेट आउट मीन्स मान लिया जाएगा कि आपने उसको किराए पर दिया है ना, और वो उसकी एक्सपेक्टेड रेंट ही टैक्सेबल हो जाएगा। वन पैलेस ऑफ एक्स रूलर, पुराना राजा महाराजा के पास कोई महल है तो वो एक महल उसके लिए फ्री हो जाएगा। लोकल अथॉरिटी के पास जितनी भी हाउस प्रॉपर्टीज हैं सब फ्री हैं। साइंटिफिक रिसर्च है के लिए अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन के पास कोई प्रॉपर्टी है वो सब फ्री है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनकी सभी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है। ट्रेड यूनियन है उनकी एग्जेम्प्ट है। और चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए आपका हाउस प्रॉपर्टी यूज होता है, ऑल्सो एग्जेम्प्ट है। पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना एग्जेम्प्ट करें, वो अपने लिए जब सबको फ्री कर रहे हैं तो अपने लिए तो वो फ्री करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड will not be taxable up to 2 years from the end of financial year in which it was completed, provided it was not let out during the year. After 2 years, its annual value will be taxable. होता क्या था, लोगों ने क्या करा, रेंटल इनकम से बचने के लिए क्या करा कि जो स्टॉक इन ट्रेड है ना, तो आपने क्या करा, एक बिल्डिंग बनाई और आपने कहा हम प्रॉपर्टी डीलर है और ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, तो ये हमारी बिल्डिंग असेट तो है नहीं, तो ये स्टॉक इन ट्रेड है और हमने उसको किराए पर दिया, तो ये तो हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, ये तो बिजनेस की इनकम में जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, 2 साल तक जैसे आपकी हाउस प्रॉपर्टी बनकर तैयार हुई, तो स्टॉक है, कई बार तो प्रॉपर्टी डीलर के 10-10 20-20 साल तक मकान बिकते नहीं है ना, तो 2 साल तक हम उस पर कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपने एक तो उसे किराए पे नहीं दिया, है ना। अच्छा, किराए पे नहीं देते हैं तो भी हमारा मकान ऐसे ही है तो टैक्सेबल तो होता है ना, दो से ज्यादा मकान टैक्सेबल होते हैं। मान लिया आपको, आप मेरे पास आए और आपने कहा कि कुछ ऐसा सर बताइए कि मेरे पास 5 से 10 घर हो और लेकिन हमें टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि 2 से ज्यादा घर होते ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा।
तो मैंने कहा बहुत आसान है, एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, या हम ये कराते हैं कि आप प्रॉपर्टी मैन्युफैक्चरर, मतलब हम बिल्डर हैं, आप प्रॉपर्टी बनाते हैं और प्रॉपर्टी बनाने के बाद बेचते हैं। एक दो कर भी देंगे खरीदना बेचना, उसके अलावा फिर हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है लेकिन बिक नहीं रही है, तो आपका मन है कि 10-15 शहरों में आपके पास हो लेकिन टैक्स ना देना। तो हमने क्या करा, 15 शहर में दिखाया हमने, बिल्डिंग बनाई है लेकिन बिक ही नहीं रही है वो, और फिर हम एंजॉय कर रहे हैं, कोई टैक्स भी नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड है। तो कह रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड है ना, और आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के तौर पर रख रहे हो उसको, क्योंकि लेट आउट करोगे फिर तो वो टैक्सेबल हो ही जाएगा, चाहे बिजनेस इनकम में भी टैक्सेबल हो जाएगा, तो उससे टैक्स बचाने का तो सवाल नहीं है। तो यहाँ पर कैसे बचेगा, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और आपके पास 10-15 है, तो आप कहोगे ये तो स्टॉक इन ट्रेड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो है नहीं। तो इन्होंने कहा 2 साल तक तो हम मान लेंगे, 2 साल के बाद हम उसको आपको एग्जाम नहीं करने वाले, तो वो टैक्सेबल हो जाए। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, वी हैव टू कैलकुलेट GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें निकालना होता है। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये अलग अलग सिचुएशन में होता है, ये अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो जाते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस का मतलब क्या होता है, लोकल टैक्सेस या फिर नगर निगम को जो हम हाउस टैक्स, सीवर टैक्स वगैरह ये सब देते हैं, तो ये लोकल टैक्सेस होते हैं। तो ये अगर ओनर ने दिया है तो ही माइनस होगा। उसका रीजन क्या है कि अगर ओनर ने टैक्स दिया ही नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम बेनिफिट कैसे दे सकते हैं, हम उससे कैसे कह सकते हैं कि भैया आपकी इनकम कम हो गई, जब वो अपनी जेब से टैक्स ही नहीं दे रहा है। टैक्स अगर टेनेंट दे रहा है तो ओनर की जेब से तो टैक्स जा ही नहीं रहा है, तो हम उसे बेनिफिट क्यों दें, माइनस क्यों कर। तो माइनस हम तभी करेंगे जब ये ओनर देगा। दूसरी बात, इसकी एक्चुअल पेमेंट हो जाएगी। पीजीपीपी के चैप्टर में भी हम ये सीखते हैं कि कुछ पैसा गवर्नमेंट को अगर हम दे रहे हैं तो एक्चुअल पेमेंट होगी, तभी आपको उसका एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज उसका आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ओनर होना चाहिए और एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए, यहाँ ड्यू बेसिस पे माइनस नहीं होगा। आपने सपोज टैक्स नहीं दिया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, सपोज आपने 10 साल का टैक्स 1 साल में दे दिया तो 10 साल की इसी साल में एग्जम्पशन आपको मिल जाए। एनुअल वैल्यू नेगेटिव बिल्कुल आ सकती है अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस ज्यादा है, तो क्योंकि ये कई साल के भी हो सकते हैं, तो एनुअल वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। एनुअल वैल्यू में से या इसे नेट एनुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं या एनुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसमें से सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलती है, 24A में डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30% ऑन एनुअल वैल्यू। इन केस एनुअल वैल्यू नेगेटिव है तो ये नील हो जाएगी डिडक्शन। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले नहीं मिलती थी, पहले इसकी जगह नॉन डिडक्शन मिलती थी अलग अलग नाम से। तो सिंप्लीफाई इनकम टैक्स उन्होंने कहा इन सबको हटाओ और 30% फ्लैट डिडक्शन दे दो, तो 30% एनुअल वैल्यू की डिडक्शन आपको फ्लैट मिल जाएगी। सेक्शन 24B में आपको सब सेक्शन बी में आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल का मतलब है कि आपने लोन लिया है घर बनाने के लिए, तो आपको इंटरेस्ट जो पेमेंट कर रहे हैं वो, भाई आपने एक लोन लिया, बिना लोन लिए आप मकान नहीं खरीद सकते थे, अब आपको रेंट मिला, लेकिन आपका बहुत सारी रेंटल इनकम तो इंटरेस्ट में चली जाती है जो आपने लोन के लिए, तो वो नेट, भाई इनकम टैक्स में तो इनकम पे लगेगा ना, रिसीट पे थोड़े ना लगेगा। तो रेंटल इनकम में लगेगा, रेंट तो एक रिसीट है, वो इनकम नहीं है। इनकम का मतलब होता है रिसीट, रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो तो माइनस होना ही चाहिए क्योंकि आपकी इनकम पे टैक्स लगने वाला है। तो डिडक्शन माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन भी दो पार्ट हैं, एक करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रीवियस ईयर का जिसके लिए आप इनकम निकाल रहे हैं, और एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। व्हाट इज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो अभी हम पढ़ लेंगे, लेकिन आप सबको क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं
तो आप ये सब एक बार पहले पढ़ चुके हैं। जब पहली बार हम पढ़ा रहे होते हैं तब तो हम नहीं सिखा सकते उसी समय। अभी तो हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर मकान बना है तो जब तक मकान बन रहा होता है तो उस समय तक का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करके 1/5 करके एवरी ईयर आपको डिडक्शन देते हैं। तो अगर मकान बने हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में 1/5 आपको डिडक्शन मिल रही होगी। तो वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन भी मिलेगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। इंडिया में हो हाउस प्रॉपर्टी तो टैक्सेबल सबके लिए है, लेकिन अगर इंडिया के बाहर हाउस प्रॉपर्टी है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, अगर वो इनकम भी बाहर मिली है और हाउस प्रॉपर्टी भी बाहर है। इनकम इंडिया में मिलते ही सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, है ना, क्योंकि इंडिया में कोई भी इनकम मिलती है तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाती है। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है और रेंटल आपको इंडिया में मिला है तो सबके लिए टैक्सेबल। अगर रेंटल भी इनकम भी बाहर हुई है, हाउस प्रॉपर्टी भी बाहर ही है, तो केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने लोन इंडिया के बाहर से लिया है और आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपको सेक्शन 24B में डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हमारे को अलग अलग सिचुएशन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिस पर जो हम रेंटल वैल्यू मानते हैं, आपकी एक्चुअल रेंटल वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। इसमें मैंने अलग अलग केस बनाए हैं कि इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा। तो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं जहां पर हमने पूरे साल के लिए अपने घर को किराए पर दिया है, कोई कुछ चेंजेस नहीं, बहुत ही बेसिक और पहला हमारा केस है कि 12 महीने के लिए हमने पूरे घर को किराए पर दिया, पूरा घर किराए पे दिया है, पूरे साल किराए। This one is the first condition when total whole house property was let out during the previous year for full year. तो आपको क्या करना है, हमें हर एक केस में एक्सपेक्टेड रेंट पहले निकालना होता है। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमको म्युनिसिपल वैल्यू विच इज बेस्ड ऑन म्युनिसिपल टैक्सेस, कई बार क्या होता है हमें बोल रखा होता है म्युनिसिपल टैक्सेस और म्युनिसिपल वैल्यू आपस में रिलेटेड होते हैं। कई बार क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल टैक्सेस की अमाउंट दी है लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया, लेकिन हम म्युनिसिपल टैक्सेस से डिवाइड बाय रेट ऑफ टैक्स करके म्युनिसिपल वैल्यू निकाल सकते। तो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू मींस ऐसी वैल्यू जिस पर घर को किराए पर दिया जा सकता है, दैट इज नोन एज फेयर रेंटल वैल्यू। नियर लोकेलिटी में उतना लगभग घर उस एरिया में कितने पे किराए पर दिया जा सकता है उसे फेयर रेंटल वैल्यू बोलते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू इन दोनों में जो भी ज्यादा है ये वैल्यू हमें लेनी चाहिए, बट किसी किसी सिटी में जहां पर भी स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है, जहां गवर्नमेंट ने कह रखा है कि इससे ज्यादा रेंट नहीं हो सकता है, तो उससे ज्यादा की इनकम पर टैक्स भी गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हम लोगों को स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं लेना है, तो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे विच एवर इज लेस, और इसका एक नाम देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो मैं जब भी आपसे कहूंगा एक्सपेक्टेड रेंट, इट मींस हम म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर एंड जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर, और फिर हम उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। तो मैं अब आगे से आपको कहूंगा एक्सपेक्टेड रेंट, तो बार बार ये नहीं कहूंगा कि इससे इससे करेंगे। अब एक्सपेक्टेड रेंट मतलब घर कायदे से इतने का होना चाहिए, मान लिया ये आ गया 50,000 और एक्चुअल रेंट आप कह रहे हैं 40,000, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि आप या तो बेवकूफ हैं या झूठ बोल रहे हैं। 50,000 का किराया होना चाहिए, आप 40,000 ले रहे हैं तो आप बेवकूफ है या झूठ बोल रहे हो, इसलिए हम 50,000 पे ही टैक्स लगाएंगे विच एवर इज हायर।
लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, किराया तो हम 60,000 ले रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा आप बहुत बढ़िया इंसान है, अच्छे इंसान है, आप सही बता रहे हैं, हम 60,000 पे टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब जो भी ज्यादा है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सा केस हो गया, बहुत ही सिंपल, जिसमें हम घर किराए पर देते हैं 12 महीने के लिए। म्युनिसिपल वैल्यू आपको बता दिया, फेयर रेंटल स्टैंडर्ड रेंट बता दिया। एक्चुअल रेंट जो होना चाहिए वो प्रॉपर्टी का रेंट होना चाहिए। अब सपोज मैं आपसे किसी और चीज के पैसे ले रहा हूं तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होने चाहिए। तो इसमें दो बातें, एक बात तो ये हो सकती है कि जो टेनेंट है, इसमें डिफेक्टो रेंट और ये सारी बातें भी मैं एक साथ इंक्लूड करके आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है, हम टेनेंट से और चीजों का भी पैसा लेते हैं। जैसे हमने टेनेंट से कहा कि आपका रेंट है 10,000 पर मंथ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी इंक्लूड है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए पर मंथ आते हैं। तो 1,000 रुपए पर मंथ मैं टेनेंट से लूंगा और ये 1,000 रुपए गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी के। तो कायदे से तो मेरी जेब में तो हो जा रहा है ना 9,000। तो इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा 1,000 पर मंथ जो मैंने इससे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए। इट मीन्स अगर इस रेंट के अंदर कोई भी ऐसा पैसा इंक्लूड है जो घर के अलावा और किसी चीज का है जो मुझे आगे देना है, तो वो माइनस करना पड़ेगा टू कैलकुलेट रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये एक्चुअल रेंट में हमें करना होगा। जैसे लिफ्ट के मेंटेनेंस के पैसे लिए जो मेरे बिल्डर के पास जाते हैं, मैंने गार्ड सिक्योरिटी गार्ड का पैसा लिया जो मेरे मेरे को पेमेंट करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें जो माइनस कर दूंगा मैं। इसके अलावा ये तो हो गया डिफेक्टो रेंट। दूसरा कि जो रेंटल वैल्यू है वो कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी एंड अदर देन कैश भी हो सकती है। जैसे कि टेनेंट है, वो पता चला कि उसकी एक दुकान है, किराने की दुकान है, तो वो मैं उससे 5,000 रुपए का किराने का सामान ले लेता हूँ हर महीना, 5,000 कैश ले लेता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि रेंटल वैल्यू 5,000 में उससे और बेनिफिट ले रहा हूँ, तो मेरी रेंटल वैल्यू 10,000 ही है। यही रिवर्सल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वो मेरे से 5,000 रुपए किराने का सामान लेता है हर महीना, तो वो मुझे 15,000 रुपए देता है। 10,000 रुपए घर का किराया, 5,000 किराने का जो मेरे से सामान खरीद रहा है, मेरी दुकान है, तो मुझे 5,000 उस चीज के देता है। तो घर की इनकम 15,000 नहीं हो सकती, क्योंकि 5,000 तो मुझे और अदर बेनिफिट्स के लिए दे रहा है। रेंटल वैल्यू तो 10,000 ही है ना उसमें। तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि अगर टेनेंट हमें कुछ और चीजों के लिए दे रहा है, हम माइनस करेंगे, है ना। और हम टेनेंट से कम पैसा ले रहे हैं क्योंकि उससे अदर बेनिफिट ले रहे हैं, तो अदर बेनिफिट ऐड हो जाएगा। तो ये बातें कॉमन सेंस वाली आपको लगानी होंगी रेंटल वैल्यू निकालने के लिए। तो कंपोजिट रेंट में वो आ जाता है, इसका क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2। मैंने आपसे बोला था कि मैंने अलग अलग केसेस में डिवाइड किया हुआ है। तो केस नंबर 2, house property which is let and was vacant during the whole or part of the year। हमने घर किराए पे दिया और किराए पर देने के बाद बीच में किराएदार मकान छोड़कर चला गया, हो सकता है। तो सपोज हमारा ईयर 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ और 30 जून को वो मकान खाली कर दिया उसने। अब जो नया किराएदार आया हमारे पास 1 अक्टूबर से आया और उसके बाद वो 31 मार्च तक रहा हमारे। अब ये 3 महीने तक हम किराएदार ढूंढते रहे, हमें किराएदार नहीं मिला, टेनेंट हमें मिला नहीं। 3 महीने खाली है, तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा 3 महीने की इनकम? जब इनकम ही नहीं हुई तो नहीं देना पड़ेगा कायदे से। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार असेसी झूठ भी बोलते हैं और उसके अलावा सच भी बोल रहे हैं, लेकिन उसने किराया कम बताया, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट था, तो बहुत सारी बातें हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1,
ये क्या है? हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का, 12 महीने के एक्चुअल रेंट से ज्यादा है। यहां पर हमने मान लिया हमारा मकान जो था वो 9 महीने के लिए लेट आउट था, है ना? 3 महीने तो वैकेंट था, 3 महीने क्या है? वैकेंट। लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा है, मैं यहां क्या कह रहा हूं, 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट और 12 महीने का ही एक्चुअल रेंट। मान लेते हैं वैकेंट है ही नहीं और मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, इसका मतलब कि मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? जो ज्यादा होता है एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, ये क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, इट मींस मैं एक्चुअल रेंट कम ले रहा हूं या कम बता रहा हूं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा, हम तो एक्सपेक्टेड रेंट करेंगे, अगर पूरे साल भर के लिए किराए पर होता तो भी। अब हम कह रहे हैं जी नहीं 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 नहीं, वो तो चलो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने तो 9 महीने के लिए दिया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा आप झूठे मक्कार है नंबर 1 के, आपने भी झूठ बोला था, 12 महीने का रेंट आप कह रहे हो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, हम आपको वैकेंसी का कोई बेनिफिट नहीं देंगे, मोज लो आपको यही टैक्स देना है इसी इनकम पर जो आपकी पहले थी, क्योंकि आप झूठे हो। कोई भी एक्सपेक्टेड रेंट से कम नहीं लेता, ज्यादा ही लेता, तो कह रहा आप झूठे हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट ही तो आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे ये कह सकते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का 12 महीने के एक्चुअल रेंट से ज्यादा है तो वैकेंसी का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू 90,000 है, फेयर रेंटल वैल्यू 140 है, जो भी ज्यादा हो, स्टैंडर्ड 120 है, जो भी कम हो। तो ये 12 महीने का 12 मंथ्स का एक्सपेक्टेड रेंट है। अब आप कह रहे हैं कि मेरा घर 9,000 पर मंथ का है लेट आउट, तो 12 मंथ का कितना हो गया? 1,08,000। तो 12 मंथ का ही कम है ये तो एक्सपेक्टेड रेंट ही ज्यादा है। तो इसका मतलब अब वैकेंसी है भी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वैकेंसी होने के बाद भी ये 120 ही टैक्सेबल होगा। अब आपका 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, 10 महीने के लिए हो, आपको क्या होगा? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब आप अपने क्लाइंट को क्या समझाएंगे? इन केस वैकेंसी है तो क्लाइंट को क्या कहेंगे कि भैया किसी भी हालत में आपको 10,000 रुपए से कम का एक्चुअल रेंट नहीं बताना, नहीं तो वैकेंसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर तो कम से कम आपको बताना ही है कि आपका एक्चुअल रेंट है। अब मान लिया आपका 10 महीने के लिए यहाँ पर मकान खाली होता तो फिर भी ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होती है? 1,20,000। लेकिन अगर आप कहते हैं कि रेंटल इनकम है 10,000 पर मंथ, तो हम क्या कहते, भैया आप तो सही बता रहे हो, झूठे नहीं हो आप, तो फिर हम आपके लिए 10 महीने का छोड़ देते, केवल 2 महीने का 20,000 ही आपके लिए टैक्सेबल होता। तो इसलिए यही तो बात सोचनी है हमें, आगे अपने क्लाइंट को क्या बताना है। सिचुएशन नंबर 2 क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ का कम है। तो आप झूठे नहीं हैं, आप बिल्कुल बढ़िया सही इंसान है। तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका एक्चुअल रेंट तो ऑलरेडी ज्यादा है ना, या इक्वल है या ज्यादा है, तो फिर आप एक्चुअल रेंट वैकेंसी पीरियड को हटाकर ही लो, एक्चुअल पीरियड का ही लो। 2 महीने के लिए किराए पे दिया 2 महीना, 10 महीने के लिए दिया 10 महीना, जो है वही लो, एक्चुअल रेंट लो। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर आप झूठे नहीं हैं तो आपको क्या होगा? एक्चुअल रेंट टैक्सेबल होगा, झूठे हैं तो एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। तो सिचुएशन नंबर 2 क्या कह रही है? एक्सपेक्टेड रेंट इज लेस देन एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ, है ना? एज वेल एज, तो ये दोनों बातें उसके अंदर कवर हो ही जाएंगी, आपको एक्चुअल रेंट ही वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। पहले ही है, जो आपने लोन लिया है उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, है ना? तो डिडक्शन जो है, ध्यान रखिए, आपने लोन किसके लिए ले सकते हैं? प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, बनाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए,
रिन्यूअल के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप लोन ले सकते हैं। घर को गिरवी रख के किसी और पर्पस के लिए लोन लिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। बिटिया की शादी के लिए लोन लिया, घर को गिरवी रख के, डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन तब मिलेगी जब लोन का पैसा अपनी हाउस प्रॉपर्टी पे खर्च किया हो। ठीक है। डिडक्शन इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट आपको डिडक्शन मिलेगा। पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। और एक से ज्यादा लोन भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। आपके पास जरूरी नहीं है आपकी एक ही लोन हो। और अगर प्री पीरियड का है तो 5 इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलेगी, है ना। तो प्री पीरियड के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है? पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपने मकान बनाया, उससे पहले, बनाने के दौरान उससे पहले लोन लिया, तभी वो प्री पीरियड का होगा। ठीक है। अब प्री पीरियड का लोन का जो इंटरेस्ट है वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो हमने डिटेल में बात करी थी कि जो करंट पीरियड होता है, करंट ईयर होता है, दोबारा से बता देता हूं। जैसे हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 23 में, है ना। और आपका जो लोन लिया आपने वो 1/1/18 में लोन लिया आपने। और आपका जो मकान बना इस साल वो फर्स्ट जुलाई को मकान बन गया, घर बन के तैयार हो। अब जैसे ही आपका मकान बना तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो करंट ईयर की मिलेगी। तो करंट ईयर के लिए इन्हें कायदे से बोलना चाहिए था। पता है कायदा क्या होना चाहिए था? गलत बना रखा है। कायदा ये कहना चाहिए था कि जिस साल मकान बना है उस साल करंट ईयर का इंटरेस्ट उसी दिन से मिलेगा जिस दिन मकान बना है, वहां से लेके ईयर एंड तक। और प्री पीरियड होगा जिस दिन लोन लिया से लेके जिस दिन मकान बना हो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा करंट ईयर तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। तो इसका मतलब ये वाला 1 अप्रैल जो है हमारा, तो ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये 12 महीने का इंटरेस्ट तो आपको करंट ईयर वाले में मिल जाएगा। तो ये जो 3 महीने हैं, 3 महीने ये करंट ईयर में आ गए प्री पीरियड के। तो प्री पीरियड के 3 महीने करंट में आ गए, इसलिए हमारा प्री पीरियड ये वाला होगा यहां तक, ना कि एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन तक। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है? बहुत आसान है। डेट ऑफ लोन से शुरुआत करो जिस दिन लोन लिया, एंड करो 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन। जिस दिन मकान बना है उससे पिछली 31 मार्च तक का टाइम पीरियड लेना है, बस इतना सा ध्यान है। और जिस दिन मकान बना है उसको 5 साल से ज्यादा ना हो गए हो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 5 ही मिलनी है आपको। अगर 5 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 5 साल हुए या नहीं हुए, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23 है, ये प्रीवियस ईयर है। तो इस प्रीवियस ईयर के लिए हमारी एक डेट है 1 अप्रैल 2018। ये हर एक प्रीवियस ईयर के लिए नहीं है। अगर कोई पता चला वीडियो देख रहा प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, तो उसके लिए टाइम पीरियड 1/4/19 हो जाएगा, 5 साल हमें देगा। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो आपका अगर मकान 1/4/18 से पहले ही बन के तैयार हो चुका है तो आपको टेंशन नहीं लेनी। प्री पीरियड 5 इंस्टॉलमेंट हो चुकी, 5 साल से ज्यादा हो गए, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी प्री पीरियड की। तो आपके लिए अच्छा है, आपको कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपको क्या 2-3 बातें क्या याद रखनी है प्री पीरियड में? प्री पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिंग लोन up to the 31st March immediately preceding the date of completion of house or date of repayment whichever is earlier। अब पता चला आपने मकान बनने से पहले ही 1 साल पहले लोन की रीपेमेंट कर दी,
इंटरेस्ट आप देते ही नहीं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं उठता ना कि आप 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकालें। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा। वन इज अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है बेड डेट्स हो गया, आपका किराएदार आपको पैसा नहीं दे रहा, तो जब आपको रेंटल इनकम मिल ही नहीं रही है तो वो टैक्सेबल थोड़ी ना होनी चाहिए। बट कई बार लोग झूठ भी बोल सकते हैं कि हमें रेंटल इनकम नहीं मिल रही है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाए हैं कि आपको ये रूल नंबर 4 है, ये अप्लाई अगर हो रहा है तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट का बेनिफिट मिलेगा। क्या है कि आपको अगर रेंटल इनकम नहीं आ रही है तो आप उस टेनेंट को अपने घर पे रखोगे या निकाल दो, तो आपने उसे निकाल दिया हो या आपने स्टेप्स ले लिए हैं कि वो आपका घर छोड़ दे। दूसरा, आपने उसे अपनी किसी और प्रॉपर्टी में ना रखा हो, पता चला आपने इस प्रॉपर्टी से निकाल के उसे दूसरी प्रॉपर्टी दे दी, तो आप झूठ बोल रहे हैं। जो आदमी रेंट आपको नहीं दे रहा उसे आप क्यों रखेंगे अपने पास, ठीक है। या आप असेसिंग ऑफिसर को ये प्रूव कर दें कि कोई भी स्टेप लेंगे उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इकलौता इंसान काम करता था, मर गया, कोई आगे पीछे है नहीं, तो अब क्या करोगे आप, तो यूजलेस है कुछ भी काम करना। और टेनेंसी शुड बी बोनाफाइडी, मतलब इसमें कोई गड़बड़ ना हो, शुरुआत से जानबूझ के आपने टैक्स बचाने के लिए या कुछ गड़बड़ करने के लिए काम ना किया हो। अब अगर ये रिकवरी हो गई तो क्या होगा? अच्छा, ये जो एक बात और, ये जो आपका अनरियलाइज रेंट है ये यहां से लेस होगा एक्चुअल रेंट। जब हम एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं, जब हम एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, तो एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट आप माइनस कर, क्योंकि ये बेड डेट्स हो गए ना आपके, ठीक है ना। अगर ये रिकवरी हो गई बाद में, तो मतलब आपको 2 साल बाद 3 साल बाद पैसा वापस मिल गया, तो पहले आपको बेनिफिट मिल गया था ना, अब आपको ये टैक्सेबल हो जाएगा, बट आफ्टर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और आपका जो रिकवरी हुआ है अनरियलाइज रेंट का वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 में लिखा हुआ है कि आपको रिकवरी हुआ है 60,000 अनरियलाइज रेंट, साथ में आपको 7,000 का इंटरेस्ट भी मिला है क्योंकि आपको कई साल बाद मिला है, तो इंटरेस्ट इनकम तो अदर सोर्सेज पर टैक्सेबल हो जाएगी। 60,000 जो अनरियलाइज रेंट है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा 30% और बाकी का अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा 42,000। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको सेक्शन 25A में रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट है, इट विल बी टैक्सेबल आफ्टर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाउ सेक्शन 23(2)A ये कहता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू नील होती है ना, एनुअल वैल्यू नील होती है, और एनुअल वैल्यू में से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू भी नील हो जाएगी। तो अब बचा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो अनलिमिटेड ना हो तो उसकी लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड। स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं? स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन है वो अनलिमिटेड है लेट हाउस में, इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से लॉस भी हो सकता है। तो लेट आउट हाउस में अनलिमिटेड है बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरीके से हम पे एहसान कर रही है, वो ये कह रही है आपकी इनकम जीरो है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हम आपको अलाउ कर रहे हैं, तो नेगेटिव में इनकम निकालना अलाउ कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक लिमिट बना दी। तो लिमिट क्या है? तो उन्होंने कहा हम 2 लाख रुपए से ज्यादा आपको अलाउ नहीं करेंगे, मैक्सिमम 2 लाख, ठीक है। और एक्चुअल अमाउंट जो भी कम हो, लेकिन ये 2 लाख भी 30,000 रह जाएगी। 2 लाख के लिए कंडीशन है, 2 लाख होने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या है कि आपने लोन 1499 या उसके बाद में लिया हो। दूसरा, लोन आपने घर बनाने के लिए या खरीदने के लिए लिया हो, रिपेयरिंग के लिए लिया हो तो आपको नहीं, पुराने लोन की रिपेयरिंग के लिए नहीं, आपने घर बनाने के लिए या उसको एक्वायर करने के लिए लोन लिया हो। रिपेयर मेंटेनेंस के लोन के लिए आपको यहाँ पर 2 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 30,000 ही मिलेगी।
तीसरा, जो मकान आपका है 5 साल के अंदर अंदर बन जाए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैव टू लोन, मतलब जिस साल लोन लिया उसके आखिरी दिन जाओ 31 मार्च, उसमें 5 साल ऐड करो, फिर जो डेट आएगी वहां तक आपका मकान बन के तैयार हो गया। अगर जब तक हो गया ठीक है, इट मीन्स प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुड नॉट बी मोर देन 5 ईयर ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपको 2 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं तो 30,000। अब हमें क्वेश्चन में कुछ बता नहीं रखा किसी कंडीशन के बारे में, तो कंडीशन वैसे तो ये ऐसी हैं जनरली कि फुलफिल हो ही जाती है, तो आप नोट डाल दीजिएगा। नथिंग इज गिवन, वी हैव assumed that all the conditions are satisfied, so we are allowing interest on loan deduction up to 2 lakh rupees। तो ये आप डिडक्शन डाल के 2 लाख रुपए तक की छूट दे सकते। अगर आप अपने ही बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज करते हैं, हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, तो एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी और कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। रीजन, पीजीपीपी में जाएंगे वहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन पीएनएल में मिल जाएगी ना, इसलिए। 2 से ज्यादा घर अगर आपके पास है तो 2 घर ही फ्री हो पाएंगे, 2 से ज्यादा वाले घरों को डिम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। अब कौन से 2 घर फ्री कराने हैं ये आपकी इच्छा। तो जो महंगे वाले हैं जिसकी रेंटल इनकम ज्यादा टैक्सेबल हो रही है उसे फ्री करा लो, ये आपकी इच्छा, आप कौन से 2 घर फ्री कराना चाहते हैं। अच्छा, आपके पास 2 घर हैं तो ये जो आपकी जो लिमिट है डिडक्शन की 2 लाख रुपए की, ये 2 घर की है, ये नहीं 2 घर है तो एक घर पे 2 लाख दूसरे घर पे 2 लाख, दोनों घर का मिलाकर 2 लाख से ज्यादा आपका डिडक्शन नहीं हो। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय ट्रांसफर हो रहा है एक शहर से दूसरे शहर में, तो घर ऑक्यूपाई नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें रहते ही हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का मतलब है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आपके पास है, खुद के रहने के लिए आपके पास मकान है, हो सकता है आप उसमें ना रहते तो भी उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाए। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका केस नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी इफ हाउस वाज लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर। जैसे 9 महीने के लिए लेट आउट है और 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो एक्सपेक्टेड रेंट में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का लेना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा घर दिया है हमने, 9 महीने के लिए पूरा घर किराए पे है, 3 महीने के लिए पूरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का पूरा और एक्चुअल रेंट 9 महीने का, ऐसे हम कर लेंगे। तो एक्चुअल रेंट एक्चुअल जो हमारा टाइम पीरियड है, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का। इन शॉर्ट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बस ये है कि अगर एक्चुअल रेंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो ये बेनिफिट है कि आप एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का ही एक्चुअल रेंट ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, प्रैक्टिकली भी सबसे ज्यादा आता है, और वो है कि हमारे घर का एक हिस्सा किराए पर है और एक हिस्सा हम खुद यूज करते हैं। सबसे ज्यादा ऐसे ही होता है, हमारा एक घर है 4 कमरे, एक कमरा किराए पर दे दिया, 2 कमरे किराए पर दे दिए, तो मान लिया 40% घर लेट आउट है, 60% सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो, ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छा सिंपल सा काम है, आप ये मानो ये 2 घर है, इसका अलग हिसाब लगाओ, इसका अलग हिसाब। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस दे रखे होंगे टोटल, तो उसे 40% 60% में बांट लो ना। म्यूनिसिपल वैल्यू 40% 60% में बांट लो, पेरेंटल वैल्यू 40% 60% में बांट लो। एक्चुअल रेंट मत बांटो क्योंकि एक्चुअल रेंट तो है ही इस लेट आउट पोर्शन का। कहने का मतलब है इसको आप अलग अलग प्रॉपर्टी मान लो और उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो। ठीक है, अब मान लिया आपके पास 3 घर है, एक ये वाला है, एक घर और है, एक घर और, इसमें भी कुछ हिस्सा है, इसमें भी कुछ हिस्सा किराए पे दिया है, तो कोई से 2 घर, इन 3 में से भी कोई से 2 घर आप फ्री करा लोगे, तीसरा डिम टू बी लेट आउट हो जाए। अब ये नहीं कह सकते कि 100% हाउस ही हमारा
सेल्फ ऑक्यूपाइड है तभी वो एक माना जाएगा। ये भी तो एक प्रॉपर्टी का पार्ट भी एक ही यूनिट मानी जा रही, ठीक है ना। और इसके अंदर आता है हमारा, ये सब हमने अच्छे से किया हुआ है। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, दो से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, है ना। तो कौन से दो से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लिया आपके पास 3 घर है, ABC, 3 घर है आपके पास। तो आपको पता है क्या करना है, बहुत आसान टेक्निक। स्टेप नंबर 1, इसे लेट आउट मानो तीनों को। तो लेट आउट में एक्चुअल रेंट तो आया नहीं क्योंकि सेल्फ है, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो इसका, और रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीनों की निकाल लो डिम टू बी लेट आउट मान के, ठीक है। स्टेप 2, ये सेल्फ है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, सबका अलग अलग। लेट आउट मानते हुए टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हुए तीनों की टैक्सेबल इनकम निकाल लो। नेगेटिव ही आएगी अगर हुई तो, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ तो। अब ये काम कर लिया आपने, स्टेप नंबर 1 कर लिया, स्टेप नंबर 2 कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 क्या करना है, ए और बी फ्री करा लिए और सी टैक्सेबल कर दिया। और हमें ए और बी क्या मान लिया हमने, सेल्फ, और सी क्या मान लिया, डीम टू बी लेट आउट। तो हमें पता ना ए और बी सेल्फ है तो ये इनकम है, और अगर सी लेट आउट है तो हमें पता ये इनकम है, तो इन तीनों को ऐड कर दो। तो ये बहुत आराम से फिर फटाफट पर टोटल ही करना होगा। फिर आप, ये ऑप्शन नंबर 1 है। फिर ऑप्शन नंबर 2 क्या लोगे, आप क्या लेंगे, ए और सी सेल्फ ले लोगे और बी को लेट आउट मान लोगे। फिर ऐसे टोटल कर लोगे, ऐसे जिसमें सबसे कम आएगा वो आप एज्यूम करोगे, क्योंकि आपको कम टैक्स देना है, ज्यादा टैक्स नहीं देना, क्योंकि पैसा तो कहीं से आ ही नहीं रहा है। तो जहां सबसे कम आएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, हाउस 1 है सेल्फ है लेट आउट है क्या होगा, हाउस 2 है सेल्फ है लेट आउट क्या होगा, हाउस 3 है सेल्फ है लेट आउट क्या होगा, ऐसा भी कर सकते। और उसके बाद में पहला केस ए, हाउस 1 और 2 सेल्फ है, तीसरा लेट आउट है तो 1, ऐसा करके आपको कैलकुलेट करने पड़े। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 करके करना पड़ेगा। आप इंटरेस्ट इंडिया के बाहर दे रहे हो, तो अगर आप इंटरेस्ट इंडिया के बाहर दे रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। या तो आपने टीडीएस डिडक्ट किया हो, या अप्रूव कर दें कि टीडीएस डिडक्ट नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो असेसी है जो इंडिया के बाहर बैठा है वो टैक्स दे देगा, उसका यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है, वो टैक्स दे देंगे, या तो आप ये प्रूव कर दें तो डिडक्शन मिल जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि उनके पास टैक्स आ जाए उस इंसान से जिसको आप इंटरेस्ट इंडिया के बाहर दे रहे हैं। प्रॉपर्टी ओन बाय को ओनर्स, तो अगर एक से ज्यादा ओनर है और हमें पता है कि किसका कितना शेयर है, क्योंकि अगर शेयर नहीं पता तो जो होल्डर है उसी की हम सारी इनकम मान लेंगे, लेकिन अगर हमें शेयर पता है किसका क्या है तो हम पहले क्या करेंगे, उसको एक ही घर सिंगल ओनर मानते हुए हम उसको पहले इनकम निकाल लेंगे, ठीक है। और इनकम निकालने के बाद में फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे उनके परसेंटेज के हिसाब से। यहां बस एक प्रॉब्लम है, जहां पर गलती हो गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो क्या है कि आप एक घर निकालेंगे, मान तीनों में डिवाइड करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, मान लिया एक घर है और इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और इंटरेस्ट ऑन लोन है 4 लाख, तो 2 लाख से तो ज्यादा होता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा, आप इसे 2 हिस्सों में बांटोगे, 3 हिस्सों में बांटोगे, जितने भी ओनर है, मान लिया ए और बी दो ओनर है 50-50% के, तो इन दोनों की एनुअल वैल्यू बांटते हैं हम, तो एनुअल वैल्यू नील हो गई दोनों की। इंटरेस्ट और लोन भी बांट देंगे, तो इससे इसके हिस्से का 2 लाख आएगा, इसके हिस्से का 2 लाख आएगा, और 2 लाख की लिमिट है, तो एक तरीके से, लेकिन डिडक्शन तो 4 लाख की मिल गई ना। तो होना ये चाहिए था कि
पहले ही हम इंटरेस्ट और लोन के डिडक्शन करें 2 लाख तक, फिर उसे बांटें। लेकिन ये एक ऐसा है जो गलती हो गई है और हम इन्हें बेनिफिट दे देते। आपके पास इंडिया के बाहर घर है तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्वेश्चन में फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन रेट बता रखा होगा, उसे कन्वर्ट करिए इंडिया के रुपीज में और आप कैलकुलेट कर लीजिए, उस दिन का रेट दे रखा होगा आपको। तो इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। डॉलर देखते ही दिमाग खराब ना हो जाए कि ये क्या है, पागल ना हो जाए आप डॉलर देखते ही, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है इन कंपेयर टू पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन एंड अदर चैप्टर। सैलरी भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पीजीबीपी या कैपिटल गेन भी नहीं, पीजीबीपी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा पीजीबीपी ही होगा, तो इसे कंप्लीट कर